हेलो एवरीवन। कल मैंने चैप्टर दुख का अधिकार डिस्कस किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। चलिए, तो अभ्यास प्रश्न में देखिए, पहला मौखिक का भी कर लेते हैं क्योंकि मौखिक में से छोटे छोटे प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न था कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। ठीक है, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि पोशाक को देखते हैं तो हमें उसके समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है ना, कि उसका अधिकार क्या है, या अपन ये बोल सकते हैं कि उसकी किस तरह से है वो, किस परिवार से बिलोंग करता है, या क्या उसकी जॉब हो सकती है। तो इस तरीके से अगर ये बड़े लेवल पे पूछा जाए, अपन को 30-40 शब्दों का पूछा जाए, तो अपन को थोड़ा सा विस्तार से उत्तर देना है। पर अगर वन वर्ड में पूछा जाए तो अपन को सीधा आंसर लिखना है कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था। दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था। तो इसके जहां से भी आप आंसर देखोगे, यहाँ स्कूल में भी आप लोगों को यही लिखवाया जाएगा कि उसके घर में सूतक था, या फिर लिखाया जाएगा कि वो रो रही थी। तो इसमें देखो, दोनों आंसर आपको ऐड करने, दोनों दो लाइन, दोनों दोनों पॉइंट लिखने। एक तो उसके घर में क्या था, सूतक था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट होगा। पहला पॉइंट लिखना कि वह स्त्री घुटनों पर सिर रख के फपक फपक कर रो रही थी। फपक फपक कर रोना मतलब बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब दुखी होकर रोना। तो वो बुढ़िया नीचे की तरफ सिर किए हुई थी घुटनों के बल और रोए जा रही थी। और दूसरा कारण हम उसका लिख देंगे कि उसके घर में सूतक था। ठीक है, दोनों आंसर लिखना, तो आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है अपने, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। ठीक है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो इसमें अपन लिखेंगे कि उस स्त्री को देखकर लेखक का मन बेचैन हो उठा। उसको अच्छा नहीं फील हो रहा था क्योंकि उसके दुख को जानना चाह रहा था। और उसके मन में एक व्यथा सी उठी कि उस स्त्री से मैं बात करूं। ठीक है, तो आप दो लाइन में आंसर क्या लिखोगे, उस स्त्री को देखकर लेखक का मन बेचैन हो उठा, परेशान हो उठा। उसके मन में उस बुढ़िया के प्रति भावना उत्पन्न हुई, मतलब अच्छी, कि मैं उस बूढ़ी औरत की हेल्प करूं या बूढ़ी माँ की हेल्प करूं। तो इस तरह का उसमें आपको उत्तर लिखना होगा। फिर इसके बाद आगे प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, तो ये मौखिक में है, पर ये प्रश्न आपके 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर थोड़ा अच्छे से देना है कि उस स्त्री के लड़के की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, जैसा अपन ने कल पढ़ा था कि उस स्त्री का लड़का एक दिन सुबह सुबह अपने खेत के अंदर, जो उसने कछियारी कर रखी थी, या 1.5 बीघा वो जमीन थी, उसमें वो खेती कर रहा था, और सुबह उनको वो पानी पिला रहा था। ठीक है, तो गिल्ली मेड़ की तरावट में एक सांप है, वो विश्राम कर रहा था। और अंधेरा था तो उस बच्चे का पैर उस पर पड़ जाता है, और उसका बच्चे का पैर उस पर पड़ने की वजह से सांप उसको डस लेता है। ठीक है, और सांप के डसने की वजह से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर बूढ़ी माँ आती है और झाड़ फूक होता है, लेकिन, या झाड़ फूक करवाया जाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो अपने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यही लिखोगे आप। वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो, प्रश्न उत्तर रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर अपन आराम से, जैसे अपन को चैप्टर समझ में आ जाता है ना, तो आप अपने मन से भी आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सपोज मैंने जो आंसर लिखे हैं, या फिर अपन कहीं और भी देखते हैं, या फिर टीचर भी अपन को लिखवाता है, तो वर्ड टू वर्ड आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन से जैसा उत्तर लिख सकते हो, बस पॉइंट्स वो होने चाहिए। ठीक है, 10th बोर्ड में क्या पूछा जाएगा, या जब जो भी चेक किया जाएगा, तो उसमें सिर्फ पॉइंट्स होने चाहिए कि आपके वो पॉइंट्स उसमें आंसर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, इसलिए मैंने, देखो, आंसर जो बड़े आंसर है ना, उसमें अब मैंने कीवर्ड्स दिए हैं, संकेत बिंदु करके मैंने कुछ अलग चीज दी है कि वो पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस वही लिखना कि मुंह अंधेरे खेत में वो पानी पिला रहा था खरबूजों को, और उस लड़के का पैर है, उस विश्राम करते हुए सांप पर पड़ जाता है, और जिससे कि वो सांप उसको डस लेता है, और सांप के डसने से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 5, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता, इसका कारण हमें बताना है।
प्रश्न है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं दे रहा था? तो आप सबको ही पता है, जैसा कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, कि बुढ़िया माँ का बेटा मर जाता है। ठीक है। और क्योंकि कमाने वाला वो एक इंसान ही था, कौन था? भगवाना था। ठीक है। तो अब लोगों को ऐसा लगा कि अगर बुढ़िया का बेटा तो मर गया है, और फिर जो पैसे अगर हमने उधार दे दिए तो उनको वापस कौन देगा? ठीक है। तो जो बुढ़िया का बेटा मर गया, उसके बाद बुढ़िया को उधार जो पैसे अगर कोई देता तो उसको वापस कैसे लौटाया जा सकता था? मतलब लोगों को लगा कि अगर मैं इनको पैसे दे दूंगा, और अगर इसने वापस तो लौटाना नहीं है क्योंकि बेटा तो मर गया, बुढ़िया कितना कुछ पैसे वापस करेगी, तो ये संभावना नहीं थी कि लोगों को कि हमारे पैसे वापस भी आएंगे। इस वजह से बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं दे रहा था। ठीक है। चलिए, इसके बाद अपना प्रश्न है लिखित का। ठीक है, मौखिक के सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, और लिखित के अंदर है अपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो देखिए बेटा, मैंने जो 25 से 30 शब्द है उससे थोड़ा सा मैंने बड़े आंसर लिखे, क्योंकि आप लोग जैसे है ना, जैसे 8 या 7 या 8 लाइन आप याद करते हो, उसमें से 2-3 लाइन तो आप मोस्टली भूल ही जाते हो ना, तो मैंने थोड़ा सा 1-2 लाइन ज्यादा ही लिखी है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है अपना, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? प्रश्न वापस रिपीट करती हूँ, मनुष्य के जीवन में जो पोशाक है उसका क्या महत्व है? ठीक है। तो मैंने कीवर्ड्स बहुत सारे दे रखे इसमें, जैसे मनुष्य की पहचान ड्रेस से होती है, समाज में अधिकार क्या है, दर्जा क्या है, पोशाक बंद दरवाजे खोलती है, निचली श्रेणी या बंधन या अड़चन, वायु की लहरें, पतंग और झुकने। ठीक है। ये देखो सारे संकेत बिंदु इसमें दे रखे। इन संकेत बिंदु देने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि संकेत बिंदु के अकॉर्डिंग अपन अगर एक एक लाइन भी अपन सेट करते हैं तो अपना आंसर पूरा बन जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, जिससे पहले अपन मनुष्य की पहचान से अपन स्टार्ट करेंगे। तो मनुष्य की पहचान से अपन एक एक लाइन बना सकते हैं कि मनुष्य की पोशाक ही उसकी पहचान है। ठीक है। मनुष्य की पोशाक ही उसकी पहचान है। मनुष्य की पोशाक ही समाज में उसका अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। क्या निश्चित करती है? पोशाक मनुष्य का समाज में अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। अपने जो पहला पैराग्राफ है, आपकी बुक का जो पहला पैराग्राफ है बच्चों, उसी के अंदर ये सब दिया हुआ है। ठीक है। तो अधिकार और दर्जा निश्चित करती है, ये हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। क्या करती है? अनेक बंद दरवाजे ये खोल देती है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम झुककर समाज की निचली श्रेणियों के लोगों से अपन बातचीत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? समाज की निचली मतलब गरीब लोगों से अपन बातचीत करना चाहते हैं, तब बीच में अड़चन कौन पैदा कर देता है? अड़चन मतलब बाधा या रुकावट बोल सकते हैं अपन। तो हमारी पोशाक ही सबसे बड़ी बाधा या रुकावट बन खड़ी हो जाती है। ठीक है। फिर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं वो वाला, जैसे कि एक पतंग है, कटने के बाद एकदम से जमीन पे नीचे नहीं आती है, हवा उसे धीरे 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 से लास्ट में वो भूमि की तरफ आती है, पृथ्वी पर आती है। वैसे ही हमारी पोशाक जब है, हम किसी गरीब इंसान से बात करना चाहते हैं तो वो पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है। तो देखो सारे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे इस आंसर में कवर हो गए। तो जो आपकी ये संकेत बिंदु है, सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, ऐसा नहीं रटना है और आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। ये संकेत बिंदु मैंने इसलिए करवाए हैं ताकि आप लोगों को आंसर अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। तो ये प्रश्न अपना हो चुका है लिखित का पहला। अब लिखित का दूसरा प्रश्न है अपने, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? सेम वही उसी के जैसा प्रश्न है जो अपन ने पहला किया था। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इसमें वही आएगा, वापस एक जैसा ही आंसर है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? 1 मिनट, इसमें और इस प्रश्न में थोड़ा सा, इसमें देखो पोशाक का महत्व पूछा गया है और कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो देखो दोनों का आंसर एक जैसा ही है, पर अगर आप ऊपर वाले में जो ये मैंने आंसर आप लोगों को करवाया है ना, तो इसमें आप बंधन अड़चन वाली लाइन अगर चाहो तो आप हटा सकते हो, चाहे तो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पता है कि सेम जो है दो प्रश्न तो बनेंगे नहीं। ठीक है। अलग अलग, अगर ऊपर वाला आंसर आ रहा है अपने तो ये नीचे वाला नहीं आएगा, तो एक ही आएगा, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें भी लिखा हुआ है सेम इसमें भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मनुष्य हमारे लिए बंधन और अड़चन कैसे बन जाती है पोशाक के लिए? तो इसमें संकेत बिंदु वही बंधन और अड़चन, जैसा कि अपने ऊपर वाले उसमें दे रखा था आंसर के अंदर। पोशाक बंधन अड़चन, झुकने से रोकना, मानव के बीच दूरियां और निचली श्रेणियों को दुख। ठीक है। ये सारे संकेत बिंदु, अब देखिए इससे किस तरीके से अपना आंसर बनता है।
पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम किसी दुखी इंसान के प्रति अपन सहानुभूति, सिंपैथी जाहिर करना चाहते हैं, परंतु उसे छोटा समझकर उससे बात करने में अपन संकोच करते हैं। मतलब अपन को क्या लगता है कि अगर अपन गरीब लोगों से बात करेंगे तो अपने आसपास वाले क्या कहेंगे कि देखो कैसे, कितने छोटे इंसान से या कितने गरीब इंसान से ये बातें कर रहा है, तो अपन लोगों से डर जाते हैं, पता है। इस वजह से अपन को थोड़ा सा मतलब अपन संकोच करने लग जाते हैं। हमारी पोशाक उसके समीप जाने से बंधन और अड़चन बन जाती है। समीप किसके? गरीब लोगों के अपन पास में जाते हैं तो हमारी पोशाक है वो बंधन और अड़चन बन जाती है और हमें झुकने से रोके रखती है। ठीक है। और मानव के बीच दूरियां बढ़ा देती है, डिस्टेंस बढ़ा देती है बेटा। जैसे अमीर गरीब के बीच में जो अपन जो दूरियां बनी हुई है ना, वो पहले भी थी, अभी भी है, और शायद आने वाले समय में थोड़ी और कम हो जाए, लोग समझने लग जाए ये सब। मतलब गरीब लोगों का दुख भी तो हो सकता है, कम भी हो सकती है। तो पोशाक क्या करती है? ये मानव के बीच दूरियां बढ़ा देती है और निचली श्रेणियों का दुख बढ़ाती है। अपन उनके प्रति कोई हमदर्दी जता ही नहीं पाते, तो दुख है उनका वैसा ही रहता है। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखो बेटा, मैं अगर धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को भी ऐसे लगेगा कि पता नहीं, मैं नींद आने लगेगी। जैसे अपन बोलते हैं ना कि धीरे धीरे पढ़ाते हैं नींद आने लग जाती है, तो मैं मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज भी नहीं रख रही हूँ, थोड़ा धीरे भी नहीं है, बीच की तरफ से ही कर रही हूँ मैं। देखो, अगला प्रश्न है अपना, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? तो इसमें देखो, संकेत बिंदु मैंने दे रखे हैं। उसकी पोशाक, स्त्री का घुटनों पर सिर रखकर रोना, लोगों की बातों को सुनना। तीन तरीके के, तीन मैंने संकेत बिंदु दिए हैं। तो पोशाक तो ये हर बार आपको पता है कि अपन स्टार्टिंग में वही पैराग्राफ था, तो ये हर जगह थोड़ा थोड़ा आता ही रहेगा। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन गई थी। और दूसरा, वह स्त्री घुटनों से सिर गड़ाए फपक फपक कर रो रही थी। ये अपने सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बेटे की मृत्यु के कारण लोग उसे खरबूजे नहीं ले रहे थे। वो सूतक वाला यहाँ पे आएगा। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि कुछ लोग जो उसके आसपास के थे उनको तो पता था ना कि घर में सूतक है, तो इससे खरबूजे लेने ही नहीं है, तो वो नहीं ले रहे थे। और स्त्री को लोग भला बुरा कह रहे थे और वो लोगों की बातों को सुन रही थी। ये पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेटा जैसे बुक में लिखा हुआ 2 लाइन तो एज इट इज अपन वो ही लिखेंगे। अपन थोड़ा आंसर अपने मन से भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे कोई प्रश्न है 2 नंबर का आ रहा है, लेकिन उसी प्रश्न को अगर 3 नंबर का अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो फिर अपन को थोड़ा सा होता है ना कि प्रश्न को इतना अपन को आना चाहिए 9th क्लास में आने के बाद कि अपन प्रश्न को कैसे छोटा कर सकते हैं और कैसा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हो, बहुत सारी बातें हैं, लिख सकते हो। पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि वो क्या कर रही थी, पोशाक रुकावट बन रही थी। वह स्त्री घुटनों पर सिर गड़ाई फपक फपक कर रो रही थी। फिर, और लोगों को पता था उसके घर में सूतक था, इसलिए कोई उससे खरबूजे ले भी नहीं रहा था। और लोगों की बातें भी वो सुन तो रही थी ना, ऐसा है नहीं कि वो रोई जा रही थी उसको सुनाई नहीं दे रहा था, उसको सुनाई भी दे रहा था। ठीक है। फिर है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? निर्वाह का मतलब है गुजारा कैसे करता था। ठीक है। तो उसके पास क्या थी? 1.5 बीघा जमीन थी, सबको पता है। कछियारी करता था, खेती करता था। और किसकी खेती करता था? खरबूजे की खेती करता था। और खरबूजों को बेचने के लिए किस किस को जाना पड़ता था? कभी माँ जाती थी और कभी बेटा चला जाता था। बस अब इसी आंसर को अपन को थोड़ा सा डिटेल में कर देना है तो अपना आंसर एकदम से कंप्लीट। तो भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में खेती करता था। ठीक है। और उसी खेती में या जो खरबूजे वो उगाता था, उन खरबूजों को बाजार में लेकर कभी माँ चली जाती थी और कभी भगवाना खुद भी चला जाता था। ठीक है। तो इसमें आंसर वही हो जाएगा कि भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में खेती करता था, कछुआरी करता था और अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का सौदे पर बैठ जाता था और कभी वो बूढ़ी माँ बैठ जाती थी। ठीक है। बस ये आंसर है, सिंपल सा। ये चैप्टर बेटा सबसे इजी है आपकी बुक में मेरे अकॉर्डिंग। जो आपके जितने भी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर यही है। फिर है अगला प्रश्न, अपने प्रश्न नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? कौन सा प्रश्न है? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन
बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो संकेत बिंदु में बहुत सारे पॉइंट्स है। जो कुछ भी था, दान दक्षिणा में खर्च, बच्चे भूख से रोना या बच्चों का भूख से रोना, बहू बीमार, मजबूरी के कारण, पेट की भूख मिटाने के लिए। अब देखो ये जितने भी मैंने संकेत बिंदु लिखे हैं, इसे प्रॉपर अपन कम से कम 7 या 8 लाइन का आंसर अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहला ही पॉइंट ले लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा पहला पॉइंट अपने, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बाद बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए इसलिए चल गई क्योंकि घर में जो कुछ भी था वो दान दक्षिणा में खर्च हो गया। क्या था, जो कुछ बचा हुआ था दान दक्षिणा में उठ गया। और बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने चैप्टर में पढ़ा था ना कि बच्चे हैं भगवाना से लिपट लिपट कर रोए जा रहे थे और भूख से बिलबिला रहे थे। ठीक है। और बहू का जो बदन है, शरीर से शरीर भी बोल सकते हैं, बदन भी बोल सकते हैं, बहू का शरीर है वो तवे की तरह तप रहा था, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको बुखार आ गया था, इसकी वजह से वो एकदम से गर्म लग रहा था उसका शरीर। इस मजबूरी के कारण बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को मजबूरी में खरबूजे बेचने पड़े। वापस बताती हूँ आंसर, क्या कारण था। पहली बात तो ये कि बच्चों को तो उसने कैसे तैसे करके खरबूजे खिला दिए थे। ठीक है, तो वो नहीं जाती तो भी चल जाता, लेकिन उसको बेचारी बहू का शरीर बहुत ज्यादा बुखार से तवे की तरह तप रहा था, तो उसको तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी था ना, इसलिए वो मजबूरी होती है उसकी कि उसको खरबूजे बेचने के लिए जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये अपना प्रश्न हो गया है। अब अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा हो ना, स्टार्टिंग में वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेलिंग एरर वगैरह कुछ कुछ हो सकता है। बाद में मैं और भी वीडियो बनाऊंगी बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए, और एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसा लगेगा नहीं कि मैं आपको ऑनलाइन या ऐसे कुछ मैं वीडियो ही बना रही हूँ, आपको लगेगा जैसे कि मैं एकदम से आपके सामने एकदम से एज ए क्लासरूम के जैसा फीलिंग आएगा। चलो, तो बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। ये सबसे अच्छा प्रश्न है अपना। वो कंपैरिजन करता है दोनों का, सही है ना। तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, प्रश्न वापस बोल रही हूँ मैं। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आती है। तो संकेत बिंदु मैंने इसमें बहुत सारे दिए हैं। बुढ़िया की विवशता देख, विवशता मीन्स मजबूर, बेचारी को रोने का अधिकार नहीं, बुढ़िया की संभ्रांत महिला से तुलना, देखभाल करने वाले बहुत डॉक्टर नर्स, लास्ट है क्योंकि वह अमीर थी, और उससे लास्ट वाला पॉइंट है बुढ़िया का गरीब होना। तो इतने सारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे अपन को एक एक करके लिखना है। तो इसमें देखो आंसर है, बुढ़िया की विवशता देखकर बेचारी बुढ़िया को रोने का अधिकार भी नहीं था, मतलब उसकी लाचारी थी, वो विवश थी बेचारी, कौन सी, जो गरीब महिला थी। वो गरीब महिला इतनी मजबूर थी कि वो ढंग से रो भी नहीं सकती थी। ठीक है। अब वो सारा जो फुटपाथ पे सीन देखता है ना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, या मतलब वो बुढ़िया क्यों रोए जा रही है, ये सारी चीजें वो एक तरह से देखता है, तो उसके मन में अचानक इमिडिएटली वो सोचता है 1 साल पहले की बात। 1 साल पहले की बात कौन सी थी, वो पड़ोस में रहती थी, जो ये संभ्रांत महिला है ना, संभ्रांत यानी अमीर लेडी, जो संभ्रांत महिला है वो पड़ोस में रहती थी इसके, तो वो वहां पे एकदम से इसके दिमाग में आता, अच्छा वो स्त्री भी तो थी, उसका भी तो बेटा मरा था। तो लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, मतलब जैसे बुढ़िया का बेटा मरा हुआ ना, वैसे ही पिछले साल उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। लेकिन दोनों के शोक मनाने में, मतलब दुख जाहिर करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। पहले का क्या है, धन के अभाव में, धन की कमी थी बेचारी बूढ़ी माँ के, जो अपन ये फुटपाथ पर बैठी है, तो मजबूरी के कारण उसको बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। ठीक है। और जो ये संभ्रांत महिला है अपने, इसके देखो आपको अपने चैप्टर में वैसे लिखा हुआ था कि दोनों को दुख मनाने का अलग अलग था, दुख मनाने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग था। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा, और संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, 2.5 मास का मतलब होता है 2.5 मंथ्स, ठीक है, 2.5 मास, मतलब प्रश्न आ सकता है छोटा
कि बुढ़िया माँ अपने बेटे की मृत्यु के बाद कितने महीने तक अपने पलंग से नहीं उठ पाई, तो वहां पे आपके 2.5 2.5 मास आ सकता है, तो 2.5 मास का पहले से देख लेना, 2.5 मंथ के लिए होता है। तो वो 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठती है, ठीक है। और उसकी सुविधा के लिए सेवा में कितने लोग रहते हैं, दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते हैं, उसके सिर के पास बैठे रहते हैं, क्योंकि वह अमीर थी और बुढ़िया बेचारी गरीब थी। तो इस वजह से वो बुढ़िया गरीब थी और वो महिला अमीर थी, इसकी वजह से उसको सारी सुविधा थी। और उसमें आगे और भी ऐड कर सकते हो आपकी, उसको हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको मूर्छा आ जाती थी, मतलब वो जो अमीर महिला है वो बेहोश हो जाती थी। और पूरा शहर, ये भी आगे ऐड कर सकते हो आंसर अगर बड़ा करना है, तो पूरा शहर उसके दुख में उमड़ पड़ा। लोग आ रहे थे ना कि चलो चलते हैं, अमीर थे, आपको पता है कि अमीर लोगों के कुछ ज्यादा ही लोग आते हैं कि चलो हम थोड़ा सा हमदर्दी जता ही लेते हैं, तो वो सारे लोग आ रहे थे, सारा शहर उसके दुख में दुखी हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बेचारी गरीब महिला जिसकी कोई कुछ नहीं सुन रहा है, ठीक है, उसके साथ हमदर्दी जताने की बजाय वो लोग इस तरह की बातें जो उसके बारे में बना रहे हैं, अगर वो ही नहीं बनाते तो भी सही था। ठीक है, अगर मदद नहीं कर सकते लेकिन परेशान भी तो नहीं करना चाहिए था। तो अपन सारा ये, जैसा नहीं कि जैसे मैंने लिखा आपको इतना ही लिखना है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने आंसर को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा हिंट है बेटा, ये जो है ना कि कुछ कुछ लाइन है, तो आप अपने मन से भी बना सकते हो, एकदम से रटना नहीं है आंसर को, बस जैसा जैसा आपको आ रहा है वैसा वैसा चैप्टर को पढ़ो और सिंपल से आंसर लिखते जाओ। ठीक है, इस वजह से अपना प्रश्न था उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ कि पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई, तो इसमें ये सारे कारण अपन को लिखने हैं। इसका मेन आंसर वही होगा कि बूढ़ी, एक तरफ बुढ़िया है जिसकी कोई मदद नहीं करा, दूसरी तरफ वो अमीर महिला जिसकी मदद के लिए सारा शहर उमड़ पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है 50 से 60 शब्दों में। आपको लगेगा कि मैम ने पहले से ही 50 से 60 शब्द तो यहीं पे दे दिए हैं, लेकिन आंसर थोड़ा बड़ा ही रखना है, क्योंकि आधा आंसर तो आप गाइड कर देते हो याद करते करते, या जब भी एग्जाम में लिखते हो थोड़ा कम ही लिखते हो। तो ये है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लोगों को पता है कि वहां पे जो लोग थे तरह तरह की बातें बना रहे थे। अब देखते हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या बातें बना रहे थे। तो संकेत बिंदु इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ। बाजार के लोग पहला आ जाएगा, तरह तरह की बातें बना रहे थे, ताने देना, बेहया या बेशरम कहना, जैसी नियत, फुटपाथ पर, रोटी का टुकड़ा, बेटा बेटी, कसम लुगाई, ये सारे जो संकेत बिंदु है ये अपने आंसर में होंगे। इनको लेके अपन वन बाय वन अपना आंसर बनाते चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आ जाएगा अपने, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ठीक है, अब कौन क्या क्या कहता है, क्योंकि उसके बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ था। और तो एक इंसान बोलता है, ताने देते हुए क्या बोलता है कि इसके बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ये बेहया यहाँ पे दुकान लगाने बैठी है या खरबूजे बेचने के लिए आ गई है। तो देखो उसमें बहुत सारा लिखा है, मैंने शॉर्टकट लिख दिया थोड़ा। लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा कर रहे थे, मजबूरी क्या थी वो नहीं दिख रही थी, उसको इग्नोर कर रहे थे वो लोग, और वृद्धा को भला बुरा कह रहे थे। और कोई इंसान घृणा से थूकर, अब देखो अगर अपन आंसर को छोटा नहीं करेंगे तो आप उद्धरण चिन्ह वगैरह बार बार लगाते रहोगे तो आंसर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में लिखने के लिए कुछ अपन को थोड़ा सा इसमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो दूसरा इंसान घृणा से थूकर कह रहा था, और फिर एक इंसान कह रहा था कि जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। फिर वो जो एक इंसान है फोर्थ वाला, फोर्थ नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके आप लिख सकते हो कि ये लोग रोटी के टुकड़े पर अपनी जान भी दे देते हैं, है ना। और कोई क्या कहता है कि इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई सब रोटी का टुकड़ा है, मतलब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ जो है इनके लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। ठीक है, फिर वो सूतक वाला कह सकते हो कि दूसरे को क्या पता कि इस घर में सूतक लगा हुआ है, अगर वो खरबूजे खरीद लेगा तो उसका तो धर्म ईमान खराब हो जाएगा ना। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वन बाई वन सारा ही लिखो, अगर आपको देखो सेकेंड वाली लाइन पहले आ रही तो आप उसको भी लिख सकते हो, बस क्या क्या कह रहे थे उसमें पहले ने क्या दूसरे तीसरे चौथे की ऐसे की कोई जरूरत नहीं है, आगे पीछे जैसे जैसे आपको याद हो आप वैसे भी लिख सकते हो आंसर को। ठीक है, अब अगला प्रश्न अपन लेते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। प्रश्न वापस रिपीट करती हूँ, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो इसके संकेत बिंदु में आ जाएगा बुढ़िया का जवान बेटा, भगवाना,
23 साल का, 1.5 बीघा जमीन, सब्जियां उगाता है वो, सुबह सवेरे क्या काम कर रहा था, खरबूजे तोड़ने के लिए। सारी स्टोरी उसको बताते हैं ना पास पड़ोस वाले। ठीक है, क्योंकि देखो वो लोग तो क्या कर रहे थे, उसके बारे में भला बुरा कह रहे थे, लेकिन फिर लेखक को लगा कि यहाँ तो पूछने से कोई फायदा नहीं हो, किसी दूसरी दुकान पे गया होगा ना, तो वहां से उसने पूछा होगा। तो वो सारी स्टोरी उसको पता चलती है। और क्या स्टोरी पता चलती है, ये 2 पॉइंट और रह गए, सांप का डसना, भगवाना की मृत्यु। सब कुछ अपन को इसमें लिख देना है कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा है जिसकी उम्र 23 साल है, और शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करता है, खेती करता है, और अपने जीवन का निर्वाह करता है। ठीक है, फिर वापस लिखना है कि परसों मुंह अंधेरे यानी जल्दी सुबह के समय वो खरबूजे को पानी पिला रहा था, और खरबूजे भी तोड़ रहा होगा, और गीली मेड़ की तरावट में सांप विश्राम कर रहा था, तो उसका पैर उस पे पड़ गया और फिर उस सांप ने उसको डस लिया। ठीक है, फिर बूढ़ी माँ उतावली होती है, जाके ओझा को बुला के लाती है, लेकिन सांप का जहर से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। ठीक है, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो देखो, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बार बार अपने रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, 2-3 प्रश्न आप याद करो, वैसा ही प्रश्न अगर और पूछा जाता है तो आप आंसर में वो सब लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको यही बोलूँ कि रटना नहीं है, चैप्टर को अच्छे से समझना है। जैसे चैप्टर को समझोगे, प्रश्न उत्तर ऑटोमेटिक आप अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, बस समझ में आनी चाहिए। तो मैं देखो, चैप्टर मैंने जो पहला वाला चैप्टर दिया था वो एकदम से समरी टाइप ही दिया मैंने, सार लेखन के रूप में दिया है, और प्रश्नों के उत्तर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से हेल्प भी होगी और आप लोगों को आंसर याद भी हो जाएंगे। बस 2 बार वीडियो देखना, फटाफट से याद हो जाएंगे आप लोगों को। फिर है अगला प्रश्न अपना, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्या क्या उपाय करती है, तो संकेत बिंदु मैंने दे रखे हैं। झाड़ फूंक वाले ओझा, ओझा मीन्स तांत्रिक, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, तांत्रिक को बुलाया, नागदेव की पूजा सेकंड पॉइंट कर देते हैं। फिर विष के प्रभाव से शरीर काला पड़ जाता है, फिर भगवान की मृत्यु हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ जो कुछ वह कर सकती थी उसने किया, बेचारी के पास जो कुछ था वो एक अपने बेटे को बचाने के लिए कर सकती है वो करती है, और जल्दी से ओझा को बुला के लाती है। ठीक है, और बुला लाई, और सांप का विष निकल जाए इसके लिए नाग देवता की पूजा करा। ठीक है, क्योंकि सांप ने जब डसा है तो सांप की ही पूजा करनी पड़ेगी। घर में जितना खाना था वह दान दक्षिणा में, मतलब जैसे अपने चैप्टर में क्या था, जो अनाज था या जो आटा था वो दान दक्षिणा में दे दिया गया। परंतु विष के प्रभाव से उसका शरीर काला पड़ गया था, जहर फैल गया था उसकी पूरी बॉडी के अंदर, और भगवाना की मौत हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसी आंसर को आप वापस इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अपने, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। कुछ कुछ प्रश्न वापस पूछे जा रहे हैं, वैसे ही थोड़ा अधिकतम शब्दों में पूछे जा रहे हैं, तो वही हो जाएगा। वो फपक फपक कर रो रही थी, पड़ोस की महिला, संभ्रांत महिला की याद आती है, पिछले साल पे पहुंच जाता है, जो लेखक है, पुत्र की मृत्यु होती है, 2.5 माह तक पलंग से भी उठ नहीं पाती है, डॉक्टर उसके पास रहते हैं, और बुढ़िया पर परिवार की जिम्मेदारी। तो अब अंदाजा लगाने के लिए अपन इसमें लिखेंगे, लेखक उस पुत्र वियोगने के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के बारे में सोचने लगता है। वह महिला 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ पाती है, हर 15-15 मिनट के बाद उसको मूर्छा आ जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है वो। डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते हैं। गुड़िया पर अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। अब थोड़ा सा एक लाइन इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी थी पालन पोषण की, इसलिए लड़के की मृत्यु के बाद दूसरे दिन के बाद उसे खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ता है। तो ये सब देखकर लेखक को बुढ़िया के दुख का अंदाजा हुआ कि एक तरफ तो धनी महिला है जिसको कितनी सुविधा मिल रही है, वो अपना दुख प्रकट कर सकती है, लेकिन बेचारी इस गरीब महिला को देखो, ये कुछ नहीं कर पा रही है। लोग हमदर्दी जताने के बजाय उसको परेशान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर ऐसे आप आगे और भी अपने उसको जोड़ सकते हो आंसर को। अब अच्छा प्रश्न है, अपने सबसे अच्छा
इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है। मतलब ये जो अपन ने नाम दिया है, जो टाइटल था अपने चैप्टर का, दुख का अधिकार, क्या ये सही है? अगर सही है तो कैसे, ये अपन को एक्सप्लेन करना है। संकेत बिंदु में अपने आएंगे, शीर्षक अत्यंत सही है, मतलब बिल्कुल सही है। दुख का अधिकार जो इन्होंने टाइटल दिया है बिल्कुल सही है। समाज के दो वर्ग हो जाते हैं, एक शोषित वर्ग होता है, एक शोषक वर्ग होता है। ठीक है, दोनों के दुख समान होते हैं, सहूलियत चाहिए होती है दुख मनाने के लिए भी, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, अमीर गरीब और शीर्षक पूर्णतया सार। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अपन अपने आंसर को करेंगे। देखो इसमें एक नई दो चीजें आई है। शोषक वर्ग, शोषक वर्ग का मतलब है जो जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं। अमीर अमीर लोग, ऐसे नहीं कह सकते अपन अमीर लोग सारे अत्याचार करते हैं। कुछ लोग जो गरीबों को सताते हैं, परेशान करते हैं, उसको अपन कहेंगे शोषक वर्ग। शोषित जो परेशान हो रहा है उन लोगों से, उसको अपन शोषित वर्ग कहेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन लिखेंगे दुख का अधिकार शीर्षक अत्यंत सटीक है, मतलब बिल्कुल सही है। संपूर्ण कथा कथा वस्तु दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। कथा वस्तु यानी पूरी स्टोरी में अपन को दो वर्ग, गरीब अमीर, इनके बारे में बताया जाता है। पहला शोषित वर्ग, में दो मात्रा, एक ही मात्रा आएगी। शोषित वर्ग जिसमें शोषण का समाज को एहसास नहीं है, मतलब बेचारे जो गरीब है उनके दुख का कोई एहसास नहीं है बड़े लोगों को। दूसरा शोषक वर्ग जिसका दुख लोगों के हृदय तक पहुंचता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोषक वर्ग अमीर लोग, कि सब लोगों को उसके दुख का एहसास है और सब उसकी हेल्प के लिए पहुंचते हैं, आंसू बहाते हैं उसके दुख में। लेकिन गरीब दुख से गरीब दुख से लोग दूर रहते हैं, मतलब गरीब के दुख से, यहाँ पे लाइन आएगी, गरीब के दुख से सब लोग दूर रहते हैं, उसके जीवन की कठिनाई को समझना नहीं चाहते हैं। दुखी होने के भी वो अपना एक अधिकार समझते हैं, या दुखी होने के लिए एक सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब देखो, अमीर स्त्री थी, उसके पास समय था तो वो आराम से 2.5 महीने तक अपने बेटे का दुख मना सकी, और भी आगे मनाया होगा अपने तो यहाँ 2.5 महीने का। लेकिन गरीब महिला, मजबूरी थी, एक दिन भी वो नहीं बैठ पाई जाके, दूसरे दिन उसको वहां पे आना पड़ा। दुख मनाने का उन्होंने अधिकार माना, कि दुख मनाने का अधिकार केवल संपन्न वर्ग को है, क्या अमीर लोगों को ही दुख मनाने का अधिकार है? दुख तो सभी को होता है, पर संपन्न वर्ग इस दुख का दिखावा करते हैं, लेकिन गरीब को कमाने खाने की चिंता है, वो जीने नहीं देती। अतः दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतया सार्थक है, उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब इंसान की मजबूरी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक अपने घर पे नहीं बैठ सकता और उसे अपने काम पर लगना ही पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने, आज से स्पष्ट कीजिए, बस आज से स्पष्ट कीजिए ही बचे हुए हैं और अपन ने सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो आज से स्पष्ट करिए इसमें होगा बेटा, जैसे अपने पहले ही मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब आज से स्पष्ट कीजिए में सिंपल है, जो दी हुई लाइंस है आपको इसको अपने शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑन वर्ड में लिखोगे ना तो आंसर आपका पूरा सही जाएगा। कैसे? अपन पहले तो लिखेंगे कि पंक्ति कहाँ से और या किस जगह से ली गई है। तो इस पंक्ति के द्वारा लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पोशाक हमें नीचे झुक सकने से रोके रहती है। ठीक है, और हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने से उसी प्रकार, पहले एग्जाम्पल देना, उसी प्रकार रोके रहती है जिस प्रकार हवा की तरंगे, मतलब हवा एकदम से पतंग को आसमान से धरती पर नीचे नहीं गिरने देती। ठीक है, हवा की लहरें पतंग को बहुत दूर तक उड़ाती, धीरे 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 उड़ा उड़ा के धीरे 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 भूमि पर लेके आती है। उसी प्रकार हमारी जो पोशाक है वो हमें एकदम से निम्न श्रेणी के लोगों से मिलने से या उनके दुख दर्द को समझने की परमिशन नहीं देती, इजाजत नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक भी हमें निम्न श्रेणी के लोगों से एकदम मिलने जुलने से रोकती है या मिलने जुलने नहीं देती है। पोशाक के कारण निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के साथ मिलने जुलने में संकोच उत्पन्न होता है। जैसा लिखा हुआ उसको थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में और भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा कि पतंग
कट जाती है, लेकिन हवा उसको इधर उधर घुमाती है, लास्ट में धरती पे लेके आती। उसी तरह हमारी पोशाक है, अगर हम गरीब लोगों से मिलना चाहते हैं तो वो बीच में रुकावट पैदा करती, हम थोड़ा संकोच करते हैं और धीरे धीरे उस इंसान से अपन मिलना चाहेंगे। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब दूसरा अपना है, आशीष स्पष्ट कीजिए में, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब इसको अपन को समझाना है, सिंपल है कि जो फुटपाथ पे जो लोग बैठे हुए थे उनमें से किसी एक इंसान ने ये कथन कहा था या ये वाक्य उन्होंने कहे थे। तो इस कथन के माध्यम से लेखक उस गरीब बेबस और लाचार बुढ़िया के प्रति फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट कर रहा है। एक इंसान ने उस बुढ़िया के बारे में कहा ना, उसको स्पष्ट किया जा रहा है कि उस आदमी के मन में रोती हुई गरीब माँ के लिए तनिक भी सहानुभूति नहीं थी, हमदर्दी नहीं थी उसको बिल्कुल भी। रोते बिलखते बच्चों की भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को विवश होकर बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने के लिए निकलना पड़ा। उस व्यक्ति ने यह समझने की कोशिश भी नहीं की कि बेचारे की क्या मजबूरी हो सकती है ना। और अपने जवान बेटे की अकाल मृत्यु का मतलब होता है, मतलब कि कम उम्र में जिसकी मौत हो जाती है, तो अकाल मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए किस मजबूरी में आई होगी। उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इस माँ की मजबूरी क्या है, उसको सिर्फ कहना था। हमारे समाज में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी की समस्या को समझना नहीं चाहते, लेकिन उसके बारे में भला बुरा जरूर कहेंगे। फिर उसके बाद अपना प्रश्न है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ये मानिए कि अपने पूरे चैप्टर में है, इतने अपने प्रश्न किए, इसमें एक तो शीर्षक की सार्थकता बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा ये सबसे लास्ट में, आपको पता होगा कि सबसे लास्ट में ये लेखक ये पंक्ति वापस दोहराता है। ठीक है, बोलता है, वो अपने आप से प्रश्न करता है, क्या सो करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, मतलब सुविधा होनी चाहिए, और दुखी होने का एक अधिकार है, मतलब दुख को भी लोगों ने एक अधिकार समझ लिया है। तो इस पंक्ति के द्वारा लेकर गरीब बुढ़िया और सभ्रांत महिला द्वारा पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने के ढंग को देखकर सोचता है, वो सोच रहा है बेचारा कि दुख प्रकट करने के लिए भी मनुष्य के पास सुविधा होनी चाहिए। क्या दुख जैसी चीज को भी अपन सुविधा में बांट सकते हैं? जिस प्रकार सभ्रांत महिला की पुत्र का शोक मनाने के सिवाय उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं था। बूढ़ी जो सभ्रांत महिला थी ना, उसके पास क्या था, सिर्फ अपने बेटे का दुख मनाना था, और कुछ उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ जो अब ये गरीब महिला है, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके पास उसकी मजबूरी क्या थी, परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह करना, जिम्मेदारी उसको निभानी थी। गरीब, तो गरीबों के पास साधन और धन न होने के कारण, अब गरीब लोगों के पास देखो ना तो कोई सुविधाएं होती इतनी, ना ही उनके पास पैसे होते हैं, तो हर परिस्थिति में उन्हें मजबूर होकर काम पे जाना ही पड़ता है। गरीबों के पास गम मनाने के लिए सहूलियत नहीं होती और समाज उन्हें गम मनाने की इजाजत नहीं देता। हमारा ये जो समाज है यही उन्हें दुख मनाने का एक अधिकार नहीं देता। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और जो स्टार्टिंग में जब आप फ्लो चार्ट कर रहे हो उसको समझ लो, तो पाठ का सार लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समरी आप अपने मन से कर सकते हो। जैसे अपन ने पूरा पाठ पढ़ लिया, तो सार लेखन है वो इस लास्ट में मैंने इसलिए करवाया है ताकि जब पूरा चैप्टर याद होता है ना, तो आप उसकी समरी आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, वैसे एग्जाम में समरी नहीं पूछी जाती है। समरी या जो पाठ का सार लेखन है देने का एक उद्देश्य होता है कि आपको वो चैप्टर थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया है, मैंने अपने तरीके से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लिखिए, जो भी इम्प्रूवमेंट है या जो भी इसमें थोड़ा सा सुधार करना वो मैं करूंगी, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है। बहुत ज्यादा मैंने अभी तक बनाई नहीं है, हालांकि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ा रही हूँ, पर ये जो वीडियो बनाने का काम है ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो प्लीज इसको बार बार देखना और प्रश्नों के उत्तर याद करने की कोशिश करना। ओके।